यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर में ये जो फिलिप्स कर्व का टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद रियलाइज हुआ कि इस टॉपिक को किस किस तरीके से यूपीएससी में पूछा गया है और किस किस और तरीके से पूछा जा सकता है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप्स कर्व विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज। अगर आप किसी कॉलेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शन के सेग्रीगेटेड PYQs चाहिए लास्ट 10-15 ईयर्स के, तो वो आप ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं या नीचे दिए गए सपोर्ट नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व स्टार्ट करते हैं। फिलिप्स कर्व में है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की डिबेट। सो देयर इज अ डिबेट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आज हम उसको सारे तरीकों से देखेंगे। ये ग्राफ थोड़ा फनी वे में है, आप इसको भी देख सकते हैं। कई तरह से ये इसको बताया गया है। ठीक है, so why the Phillips curve is a macro classic? क्लासिक क्यों? क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है और हर बार इसका डिबेट है ना जो कभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब 60 ईयर की जो डिबेट है वो क्या कहती है कि इन्फ्लेशन एंड जॉब्स के बीच में है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं कि A.W. फिलिप्स ने 1958 में फिलिप्स कर्व बताया, जिसमें क्या बताया जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है किस किस के बीच, इन्फ्लेशन के बीच जिसका साइन पाई रखा है और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच जिसका साइन यू है। थ्योरी क्या कहती है कि जैसे ही अगर अनएम्प्लॉयमेंट लो होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और हायर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। मतलब इनवर्स रिलेशन है, एक चीज ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे जाएगी और वाइस वर्सा जाएगी। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है, यहाँ पे समझते हैं। अब ये मैक्रो इकोनॉमी की पॉलिसी में बहुत ज्यादा काम आता है, स्पेशली जब हम फिस्कल और मॉनेटरी मिक्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मिक्स एक बहुत एडवांस टॉपिक है जो यूपीएससी आजकल पूछ रहा है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में भी पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में भी पूछ रहा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी लव्स कंसेप्चुअल एंड डायग्रामेटिक क्वेश्चंस। तो जब भी आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं ना इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, आपको किसी तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। नीचे लाइन जो मैं हमेशा आपके लिए लिखता हूं कि फिलिप्स कर्व इज द हार्ट बीट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, क्योंकि दो चीजें हमेशा सरकारें बनाती हैं और सरकार को गिराती भी हैं। वो कौन सी है? वो है जॉब्स और है इन्फ्लेशन। मतलब अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो सरकार पे सवाल उठाए जाते हैं, और अगर इकोनॉमी में उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, तो भी सरकार पे सवाल उठाए जाते हैं। तो पिछले 60 सालों से, 60 ईयर्स से ये डिबेट चली आ रही है, इन्फ्लेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की। आप देख सकते हैं ये ग्राफ है, सिंपल सा इस टाइप से कर्व होता है। आप देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट है, नीचे अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जैसे 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 अगर ये चीज़ यहाँ हुई है तो ये शिफ्ट हो जाता है, और उसके अलावा वाइस वर्सा। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओरिजिनल फिलिप्स कर्व 1958 का क्या था। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेड ऑफ था। ट्रेड ऑफ मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज। ये यूनाइटेड किंगडम के डेटा के बेसिस पे था। वो डेटा की जो ड्यूरेशन थी वो 1861 से 1957 थी। ठीक है, उसमें क्या था कि वेज इन्फ्लेशन डाउन होने से, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है तो वेज इन्फ्लेशन डाउन हो जाता है, ये उसका कहना था। और ये स्मूथ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हम किसे बोलते हैं? जो इस तरह का होता है और इस टाइप से दिखता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि पॉलिसी मेकर्स ने जो वो देखा गया कि भाई इनमें से कोई एक चीज चूज की जा सकती है। दे बिलीव दैट दे कुड चूज बिटवीन दीज टू, 1 and 2, कि भाई या तो इन्फ्लेशन लो होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा, और अगर हाई इन्फ्लेशन होगा तो लो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है कि बिफोर 1970s, ठीक है, इकोनॉमिस्ट बिलीव यू कुड बाय जॉब्स बाय अलाउइंग हायर इन्फ्लेशन। ये 1970s में था। क्या सोच थी कि अगर आप इन्फ्लेशन को बढ़ने दो तो जॉब्स बढ़ जाएंगी। तो ये एक तरह का जो इकोनॉमिस्ट थे वो बिलीव करते थे। ये उसका ओरिजिनल ग्राफ है, आप देख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज रेट परसेंटेज पर ईयर, और यहाँ से आप अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं। तो एक ग्राफ के थ्रू आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ से बात आगे की आती है। ठीक है, ये है एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। फ्रीडमैन और फिलिप्स का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। सो द कर्व इजंट स्टेबल, मतलब ये जो कर्व है वो स्टेबल नहीं है। क्या है? उसकी एक्सपेक्टेशन मैटर करती है। जैसे क्रिटिक क्या कहते हैं कि वर्कर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस अबाउट इन्फ्लेशन और एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, नॉट एक्चुअल इन्फ्लेशन।
लाइक फॉर एग्जांपल आज मैं नवंबर 2025 में ये वीडियो बना रहा हूं, आज जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से इकोनॉमी चल रही है। जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आगे आने वाले इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन पे है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है जिसे हम कहते हैं नायरू, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब में दिखेगा। उसकी एक की इक्वेशन है जिसमें ये एक्चुअल इन्फ्लेशन है, ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है और ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब कुछ ना कुछ रेट, नेचुरल रेट मतलब कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही। इंप्लीकेशन क्या है कि शॉर्ट रन में तो ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है, बट लॉन्ग रन में ये ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट नहीं करता। इसी पे सवाल उठाए जाते हैं कि लॉन्ग रन में ये ट्रेड ऑफ क्यों नहीं होता, ठीक है। तो लॉन्ग रन का जो कर्व होता है वो वर्टिकल हो जाता है, ना कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ब्रेक द ओल्ड फिलिप्स कर्व। पीपल एडजस्ट देयर डिसीजन बेस्ड ऑन द फ्यूचर इन्फ्लेशन। अगर मुझे पता है कि आगे जाके इन्फ्लेशन आने वाला है और आगे जाके इन्फ्लेशन की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं, तो मैं आज ही की तारीख में ही लोन ले लूंगा, या फिर मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है तो मैं वेट करूंगा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तब मैं फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालूं। तो ये सारी चीजें किससे होती हैं, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से। ये उसका इक्वेशन है। तो ये जो थर्ड वाला है ये यहां पर फाइंड आउट किया गया। अब देखते हैं कि शॉर्ट रन क्या है और लॉन्ग रन क्या है, इसमें कैसे कर्व बिहेव करता है, ठीक है। सो टू कर्व एंड टू वर्ल्ड्स। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आर फिक्स्ड। कि मान लिया है कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी है जहां हर साल का इन्फ्लेशन लगभग फिक्स है, 2 या 3% से इन्फ्लेशन होता रहेगा और ग्रोथ भी उसके हिसाब से होती रहेगी। बट लॉन्ग रन जो फिलिप्स कर्व है ना, वो वर्टिकल हो जाता है एट नायरू, और वो कहता है कि उसमें कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता लॉन्ग रन में, देयर इज नो ट्रेड ऑफ। इसका क्या मतलब है कि अगर अपन इन्फ्लेशन को छोड़ दें, मतलब इन्फ्लेशन को बढ़ने दें, तो हम इस उम्मीद में हैं कि क्या हमारी जॉब्स बढ़ जाएंगी मार्केट में। अब डायग्राम को देखते हैं। ये मस्ट ड्रॉ है यूपीएससी के आंसर में। अगर आप पे ये सवाल आता है तो आपको बहुत जरूरी है कि आप ये डायग्राम जरूर बनाएं। देखो, फैमिली ऑफ शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व शिफ्टिंग अपवर्ड विथ राइजिंग एक्सपेक्टेशन। तो जो छोटे फिलिप्स कर्व है, फैमिली ऑफ शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व मतलब बहुत सारे छोटे छोटे फिलिप्स कर्व, और ये LRPC लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल हो जाता है एट नायरू में, मतलब सीधी हो जाती है, ठीक है। सो इन द लॉन्ग रन द इकोनॉमी ऑलवेज रिटर्न टू द नेचुरल रेट। ये कहानी है, हर जगह आपने पढ़ी होगी। इन्फ्लेशन डजंट परमानेंटली रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर आप सोचो कि इन्फ्लेशन को बढ़ने दें जिससे जॉब्स बढ़ जाएं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ फिलिप्स कर्व समझते हैं 1970s के स्टैगफ्लेशन से। अब ये ऐसा टाइम था जिसने सबकी आंखें खोल दी, और यहां पे कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि कीनीशियन इकोनॉमिक्स फेल हो गई थी। मैं आपको समझाता हूं कैसे। इस टाइम पे हाई इन्फ्लेशन था और हाई अनएम्प्लॉयमेंट था, तो इससे क्या हो गया, थ्योरी कोलैप्स हो गई। अब इसके पीछे ना जियोपॉलिटिक्स रीजन भी है, ये अकेला इकोनॉमिक्स नहीं है इसके पीछे। 1970s में ऑयल शॉक आया। इसका क्या मतलब है, जब अमेरिका वियतनाम में घुसा और वो वियतनाम में अमेरिका का काफी नुकसान हो गया, तो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए टैक्स रेट बढ़ाने पड़े। और जब टैक्स रेट बढ़ाया तो लोगों ने प्रोटेस्ट करा कि वियतनाम में हम कितना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, और वियतनाम से अपनी फोर्सेस को वापस बुला लो। तो अमेरिका ने जो वियतनाम में एम्बेरसमेंट फेस की थी, उस वजह से सारे इन्फ्लेशन अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत तेजी से बढ़ गया, और इन्फ्लेशन तो बढ़ा ही बढ़ा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और ये दोनों चीज साथ में हो गई, जो कि फिलिप्स कर्व के अगेंस्ट है। पर यहां पर हमको ये समझना होगा कि 1970 का जो ऑयल शॉक था ना, वो इस वजह से भी था क्योंकि इजराइल और मिडिल ईस्ट की में जो अरेबियन कंट्रीज है उनके बीच में भी वॉर हुई, और इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट था, ये जानने के बाद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका को ऑयल देने से मना कर दिया। और जब अमेरिका को ऑयल देने से मना कर दिया, अमेरिका की इकोनॉमी उस मिडिल ईस्ट के ऑयल पे डिपेंडेंट थी, तो जितने रेट पे अरेबियन कंट्रीज ने ऑयल दिया, अमेरिका ने उस रेट पे खरीदा टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ इन 1970s। तो जो फिलिप्स कर्व था ना, वो फेल हो गया। किस मामले में, किसको एक्सप्लेन करने में, स्टैगफ्लेशन को एक्सप्लेन करने में फिलिप्स कर्व फेल हो गया। अब इससे क्या हो गया, इससे राइज हुआ किस चीज का, मॉनेटरिज्म का और सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का।
यहां तक ग्रेट डिप्रेशन से लेके 1929 जब ग्रेट डिप्रेशन आया, 1933 जब कीन्स ने उसका सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया, और 1936 जब कीन्स की बुक आई द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तब से लेके 1970s तक सारी सरकार एक ही सॉल्यूशन मानती थी कि जब भी इकोनॉमी में क्राइसिस आए गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर दो, डिमांड को बूस्ट कर दो, इकोनॉमी अपने आप ठीक हो जाएगी। पर जब 1970s में ये सेम चीज की ना तो वर्क नहीं करा, इन्फ्लेशन बढ़ गया और अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही हाई था। तो इससे दो टाइप के इकोनॉमिस्ट फिर से आए, जैसे मैंने बोला दो टाइप की आइडियोलॉजी, मॉनेटरिज्म एंड सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, नॉट एग्जैक्टली दो बट थोड़ी सी सेम आइडियोलॉजी है। इससे लेसन हमने क्या सीखे कि जो सप्लाई शॉक्स होते हैं ना वो ट्रेड ऑफ को ब्रेक कर देते हैं। सप्लाई शॉक्स क्या है, जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ कोविड-19 जो प्रॉब्लम थी हमारे देश में या दुनिया में, हमारे देश की अगर बात करें तो कोविड-19 आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि डिमांड साइड प्रॉब्लम थी या सप्लाई साइड प्रॉब्लम थी। मैं आपको 5 मिनट बाद बताऊंगा, जब तक आप सोच के इसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि कोविड-19 जो इकोनॉमिक शॉक था वो डिमांड साइड प्रॉब्लम था या सप्लाई साइड प्रॉब्लम था। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, पॉलिसी मेकर्स कैन नॉट एक्सप्लॉइट फिलिप्स कर्व कंसिस्टेंटली। ये भी एक प्रॉब्लम हो गई थी कि हर बार वही एक सॉल्यूशन नहीं था। एक लाइन पढ़ते हैं जो आपके लिए मैं हमेशा लिखता हूं, इंपॉर्टेंट है। व्हेन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रोज टुगेदर द फिलिप्स कर्व डाइड इट्स फर्स्ट डेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, मॉडर्न फिलिप्स कर्व, मॉडर्न फिलिप्स कर्व क्या कहता है, न्यू कीनीशियन जिसे हम कहते हैं। इन्फ्लेशन आज की तारीख में मल्टीपल फैक्टर्स के द्वारा ड्राइव होता है, मतलब इन्फ्लेशन के कारण मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं आज की तारीख में। मॉडर्न फिलिप्स कर्व क्या क्या इंक्लूड करता है, पहला है एक्सपेक्टेशन, आज से 2 या 3 महीने बाद इन्फ्लेशन की क्या एक्सपेक्टेशन है। दूसरा है आउटपुट गैप, मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल आउटपुट, हमने सोचा है कि हम इतना माल बनाएंगे देश की जीडीपी में और कितना एक्चुअल में बन पा रहा है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट इंपोर्ट प्राइसेस एंड ग्लोबल सप्लाई चेन, क्योंकि आज की तारीख में इकोनॉमी आइसोलेशन में वर्क नहीं करती, आज की जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं वो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से लिंक्ड है, सपोर्टेड है। आप देख सकते हैं कि जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स में कब बदली, और जियो इकोनॉमिक्स से ये सारी प्रॉक्सी वॉर क्यों बदली, क्योंकि सामने से कोई लड़ना नहीं चाहता। अमेरिका को भी चाइना की जरूरत है, चाइना को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को अमेरिका की जरूरत है, और सेम वे इंडिया और चाइना को भी एक दूसरे की जरूरत है। पर आज ये तीनों कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन से गुजर रही हैं, और वो फ्रिक्शन अपने इंटरेस्ट के फेवर में रहे, यही पॉलिसी मेकर्स और लीडर्स का मेन एम होता है। क्योंकि इंपोर्ट प्राइस भी अफेक्ट करते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं लगातार तो आपने देखा होगा स्टील प्राइसेस के साथ हर साल ये कहानी होती है, और इंडिया में वो डंपिंग के जो चीजें होती हैं उस वजह से इंडिया के डोमेस्टिक प्राइसेस स्लम पे चले जाते हैं। तो ये इंपोर्ट प्राइस ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। फिर लास्ट आता है वेज रिजिडिटी एंड मेन्यू कॉस्ट। तो वेज रिजिडिटी है, मतलब वेजेस रिजिड है, वो प्राइसेस के साथ उतनी तेजी से वो फ्लक्चुएट और चेंज नहीं होती। अब आ जाते हैं बात इक्वेशन की। इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, इसमें सप्लाई शॉक्स बढ़ गए, इसका इंप्लीकेशन क्या है कि वीक रिलेशनशिप इन मैनी इकोनॉमीज, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन वीकन्स डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट लिंक, मतलब जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये वीक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। आज का जो फिलिप्स कर्व है ना वो फ्लैटर है। ठीक है, इन्फ्लेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल प्राइसेस, नॉट जस्ट डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब जो चीज हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिसे हम ईस्ट एशियन टाइगर्स कहते थे, वो बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे डिपेंडेंट करती हैं, तो उनके डोमेस्टिक इकोनॉमी में ये रिलेशनशिप सही नहीं आती है। और फिलिप्स कर्व का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। उससे पहले मैं आपको आंसर देता हूं। कोविड-19 एक सप्लाई साइड प्रॉब्लम था, रीजन आपको बताता हूं क्यों। सिंपल सेंस, हम कोविड-19 में सामान खरीदना चाह रहे थे पर दुकानें बंद थी, सप्लाई चेन नहीं थी, क्योंकि रोड ट्रेन पूरा ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ था, तो वो सप्लाई साइड शॉक था। मतलब लोग चाहते थे कि वो अनाज खरीदे, गेहूं खरीदे, सुपरमार्केट से जाके चीजें खरीदें, पर वो अवेलेबल नहीं थी, तो सप्लाई साइड प्रॉब्लम थी। और मॉडर्न इकोनॉमीज में आप देखोगे 70s के बाद से जो भी प्रॉब्लम आती है वो मेजरली सप्लाई साइड आती है। ठीक है, डज द फिलिप्स कर्व वर्क इन इंडिया, ये सवाल ऑप्शनल के पेपर में किसी भी साल पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, एविडेंस देखते हैं।
आरबीआई स्टडीज शो वीक और अनस्टेबल रिलेशनशिप। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के जब आप आंसर लिखते हैं ना, ये जीएस के आंसर की तरह नहीं होता कि आपने जनरली पढ़ा और लिख दिया। इसमें आपको अपनी इकोनॉमिक्स की नॉलेज सब्जेक्ट डोमेन दिखाना पड़ता है। इसके लिए 3 आवर्स की मेरी एक वर्कशॉप है जिसको आप फ्री, एब्सोल्युटली फ्री एक्सेस कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। उसमें A to Z मैंने चीजें बताई हैं कि कैसे आंसर लिखना है, कैसे सिलेबस कवर करना है, PYQ का क्या सीन है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, सिलेबस को कवर कैसे करना है 4 से 5 महीनों में, पूरा है। आप उसको इत्मीनान से जब फुर्सत हो इस वीडियो के बाद वो लिंक क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर आपको लिंक डिसेबल मिले या चीजें ना मिले, क्योंकि अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो नीचे सपोर्ट नंबर भी दिया है, आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर है इंडिया में, तो ये इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर देता है। जैसे 100 लोग अगर देश में एम्प्लॉयड है तो उसमें से 92 लोग इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं। अब तो ये चीज सही से बैठ नहीं पाती क्योंकि डेटा नहीं है। फिर फूड इन्फ्लेशन जो है वो डोमिनेट करता है इंडिया का सीपीआई, मतलब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर हम देखते हैं उसमें जो हाईएस्ट वेटेज रहता है वो फूड का रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं सप्लाई शॉक हैवी रहता है। और अगर वहां जहां भी इश्यू होता है सप्लाई साइड में, जैसे कि हर साल आप देखेंगे टमाटर के प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी प्याज के बढ़ जाते हैं, कभी किसी वेजिटेबल के बढ़ जाते हैं, तो वो यहाँ पे रिलेशनशिप को और वीक करता है। और जो आउटपुट गैप है जो मैंने अभी समझाया था, दैट एक्सप्लेन्स इन्फ्लेशन बेटर देन अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो आउटपुट गैप है, मतलब जो हम प्रोड्यूस करने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और जो एक्चुअल में प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, डेटा की बात कर लेते हैं तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो बताया गया है वो लगभग 6.5% के आसपास है 2024 में, और जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 5.5% के हिसाब से। सो इससे देख सकते हैं कि कोई भी क्लियर इनवर्स रिलेशनशिप यहां पर स्टैब्लिश नहीं हो रही है। सो कंक्लूजन क्या है कि फिलिप्स कर्व इन इंडिया इज वीक, नॉट रिलायबल फॉर पॉलिसी मेकर्स। मतलब जब भी कोई पॉलिसी बना रहे ये इतना रिलायबल नहीं है। तो इंडिया में इन्फ्लेशन जो है ना कम्स मोर फ्रॉम अनियन एंड ऑयल रादर देन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया में जब भी इन्फ्लेशन होगा वो या तो पेट्रोल के प्राइस की वजह से होगा। आप देख सकते हैं 1990s में जब क्राइसिस आई थी तो गल्फ वॉर हुई थी, उसकी वजह से आई थी। अब उसके और भी फैक्टर्स थे, पर गल्फ वॉर की वजह से पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन और सब कुछ महंगा हो गया था और इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो तेजी से डिप्लीट होना शुरू हो गए थे। तो ये भी उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है। अब आ जाते हैं बात अपने काम की एग्जामिनेशन पे, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के एग्जामिनेशन। क्या आप 15 मार्कर अगर फिलिप्स कर्व पे आते हैं तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, मैंने आपको एक आंसर राइटिंग टेम्पलेट बनाया। इसके अलावा आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन हो, आप सपोर्ट नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको मैं उस पर 1-on-1 क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले आपको करना है फिलिप्स कर्व को डिफाइन करना है। ठीक है, इस तरह से आपके नोट्स बनेंगे और आंसर राइटिंग का भी एक ही पैटर्न हो जाएगा। जब ये आंसर राइटिंग का पैटर्न आपका टेम्पलेट फिक्स हो जाएगा तो जब क्वेश्चन घुमा के आएगा ना, स्टिल आपको यही चीजें घुमा फिरा के लिखनी है। ठीक है, तो आपने नाम लिख दिया, ये सब लिख दिया, अगर वो पूछा गया है तो, नहीं पूछा गया तो नहीं। फिर ओरिजिनल फिलिप्स कर्व बता दिया, डायग्राम बना दिया। फ्रीडमैन और फेल्प्स की एक्सपेक्टेशन और ऑगमेंटेड मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया जो अभी मैंने आपको दिखाया था। फिर शॉर्ट रन, लॉन्ग टर्म और नायडू के बारे में बता दिया। फिर स्टैगफ्लेशन का ब्रेकडाउन बता दिया और उसकी लिमिटेशन बता दी 1970s की। फिर न्यू किनेशियन फिलिप्स कर्व बता दिया कि भाई मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा, और उसके बाद इंडियन एविडेंस दे दिया आरबीआई की स्टडी के साथ, जहां अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों का डेटा क्लियर कट लिख दिया। तो आपने थ्योरी बता दी, कॉन्सेप्ट बता दिया, एग्जांपल्स दे दिए, ग्लोबल एग्जांपल्स दे दिए, इंडिया के साथ कनेक्ट कर दिया और इंडिया के साथ कनेक्ट करना डेटा दे दिया। ठीक है, अब आते हैं बात कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या करना है, ये चीज लिखनी है, फिलिप्स कर्व प्रोवाइड शॉर्ट रन इनसाइट बट इनसफिशिएंट है मॉडर्न पॉलिसी की बनाने के लिए। अब जब भी आप लिख रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है, 2 डायग्राम, नायरू का एक्सप्लेनेशन, इंडिया का डेटा और क्रिटिक। इफ यू राइट दिस स्ट्रक्चर योर फिलिप्स कर्व आंसर विल लुक लाइक अ टॉपर्स आंसर। बिल्कुल टॉपर की तरह आप लिखोगे। ठीक है, और ये वन ऑफ द इजीएस्ट 15 मार्कर हो जाएगा ऑप्शनल में वंस यू मास्टर द डायग्राम। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। नहीं हुई है एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, रिपीट करके पूरा देख लेना। ठीक है, फिर से आपको याद दिला देता हूं कि 3 आवर्स की इकोनॉमिक्स ऑप्शन की वर्कशॉप है, A to Z उसमें कवर किया गया, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू हैव एनी डाउट, सपोर्ट नंबर इज ऑल्सो देयर, दे कैन हेल्प यू इन कनेक्टिंग विथ मी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।